नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने के लिए जिसके साथ संभव है कि आपने बहुत बार चर्चाओं में समय बिताया हो, लेकिन आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि तथ्यात्मक रूप से, कहते हैं ना, फर्श से लेके अर्श तक के सफर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपना कारोबार मात्र 100 रुपए से शुरू किया था और आज वह एशिया का सबसे अमीर आदमी है। और बात करें दुनिया की तो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति है। नाम है गौतम अडानी की। हम चर्चा इस बात की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बातें हैं बाजार की, और जब यह व्यक्ति बाजार में उतरा है तो इस व्यक्ति ने बाजार का किस तरह से उपयोग किया, या किस तरह से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा, या फिर किस तरह से हर एक अपॉर्चुनिटी को अपना बना लिया, आज के सेशन में यह प्रेरक प्रसंग साबित होगा। आज हम चर्चा इनके साथ जुड़े हुए कुछ विवादों की भी करेंगे, और चर्चा उस तरह से भी करेंगे कि क्यों इन्हें मोदी नाम के साथ जोड़कर कनेक्ट किया जाता है, क्यों मोदी की वजह से अडानी का नाम और अडानी की वजह से मोदी का नाम, प्रधानमंत्री का नाम एक साथ कनेक्ट किया जाता है। चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि इनका कब अपहरण हुआ था और इन्हें आतंकियों ने कब बंधक बनाया था। ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आज के इस सेशन में आपसे जिक्र करनी है। आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आप कहानी में खोने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अडानी के बारे में। नाम है जिनका पूरा गौतम अडानी। पहले इनके कारोबार के बारे में थोड़ा सा चर्चा सुन लीजिए। मैं आपको जिन चीजों के बारे में फिलहाल जिक्र कर रहा हूं उन्हें आप तथ्यात्मक रूप से मेरे साथ देखते हुए चलिएगा। कहते हैं कि अडानी ने दुनिया के अंदर अमीरों की लिस्ट में वॉरेन बफे को पछाड़कर तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीता। तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की अगर हम बात करें तो पहले मैं इंडिया के बारे में बात कर लेता हूं। यदि इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर गौतम अडानी आते हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर फोर्ब्स की ही बात माने तो दुनिया के अंदर तीसरे सबसे अमीर एलन मस्क और बर्नार्ड आर्नॉट के बाद में गौतम अडानी का नाम आता है। यह तो हुई इनकी अमीरी की बात की जाए कि ये कौन कौन से बिजनेस करते हैं, कब इनके बिजनेसों का प्रसार हुआ और कौन से काम है। जितनी भी जगह आपको नाम लिखा दिखाई दे रहा है, अडानी कोल एंड माइनिंग, अडानी सोलर, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, अडानी एग्री फ्रेश, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, फॉर्म्यूलेशन, पावर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल, तमाम प्रकार की चीजें जब आप देखने लगते हैं तो आपको रेवेन्यू ब्रेकअप का यह चार्ट देख लेना चाहिए। अडानी जो शब्द है अपने आप में जो बिजनेस करता है अडानी के नाम से, अडानी ग्रुप की प्रतिदिन जो सालाना रेवेन्यू है वो आपके सामने फिगर में 1,86,705 करोड़ रुपए है। अडानी की जो सबसे पावरफुल विंग है जिसके कारण अडानी इतना बड़ा ग्रुप कहलाता है, तो उसमें नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसका 36% स्टेक है पूरी अडानी की पहचान में। यह अडानी एंटरप्राइजेस क्या है आगे चल के हम बताएंगे। और दूसरे नंबर पर जो आता है दैट इज अडानी विल्मर। अडानी विल्मर जिसका आप फॉर्च्यून रिफाइंड तेल परचेज करते हैं, वो इनका सेकंड लार्जेस्ट जो ब्रांड है वो है। और तीसरा अडानी पावर, जो कि वर्तमान में सोलर प्लांट और कोल एनर्जी प्लांट विकसित कर रहा है। ये इनके 3 बड़े सेगमेंट्स हैं जिन्होंने अडानी को इतनी ताकत दी है। क्या हैं ये सारे काम, आइए हम आगे चल के आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए जब से भारत में मोदी सरकार बनी है तब से एक जो प्रश्न इनके साथ जुड़ गया है, और वो ये है कि इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक जो मर्जर और एक्विजिशन किए हैं। मर्जर और एक्विजिशन का अर्थ हुआ कि कितनी कंपनियों को एक साथ मर्ज किया गया, या इन्होंने खरीद लिया, या उनका अपने द्वारा अधिग्रहण कर लिया, तो इसका नंबर है 30। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक इन्होंने 30 कंपनियों को खरीदा है या अपने में मिला लिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। हुरून वेल्थ लिस्ट की अगर हम बात माने तो इनके द्वारा गौतम अडानी के पास 5,06,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वह करीब रोजाना 1,002 करोड़ रुपए कमाते हैं। इस कमाई के पीछे कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ, वो तो हम बताएंगे ही। पहले आपके सामने इनकी जो वर्तमान स्थिति है वो रख रहे हैं, फिर आपको इनका इतिहास बताएंगे। कहते हैं कि अडानी कोयले की खदान से लेकर रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने के दर्जनों कारोबार हैं जिन्हें करते हैं, जहां गौतम अडानी की बड़ी दखल है। गौतम अडानी का राज क्या है, उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा क्या है, आइए अब मैं आपको उसे बेसिक से लेकर आता हूं। कहते हैं गौतम अडानी गुजरात के एक सामान्य जैन परिवार में जन्म लिए थे 24 जून 1962, यानी आज से महज 60 वर्ष पूर्व।
अहमदाबाद के गुजराती परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और इनकी माता शांताबेन अडानी। इनके पिताजी के पास टेक्सटाइल का एक छोटा काम होता है। टेक्सटाइल का छोटा काम यानी कि एक छोटी सी इंडस्ट्री। इनके परिवार में इन समेत कुल 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन का खर्चा चलाना अपने आप में एक ट्रबलसम काम हो सकता है। निश्चित ही ऐसी स्थिति में गुजरात का एक कल्चर है जो सबके काम का भी है और आपको भी पता हो, गुजरात में हर बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत अर्ली एज में सिखा दिया जाता है। शायद वही रहा होगा कि इन्होंने भी अपने भविष्य के लिए यहां से निकलकर मुंबई जाने का विचार किया। और अगर इनकी परिवार की बात करें तो इनके परिवारजन जो हैं वो गुजरात के थारद नामक एक छोटे कस्बे से शहर में आकर अहमदाबाद में आकर बसे थे। कुल 7 भाई बहन हैं और गौतम अडानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि इनके फादर एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे, यानी कपड़े का व्यापार किया करते थे। ये इनके परिवार की पूर्ण लिस्ट है। इनकी पत्नी प्रीति अडानी, इनके 2 बेटे हैं, जीत अडानी, करण अडानी, और इनकी एक पोती है जिसका नाम अनुराधा है। ये परिवार का परिचय हुआ। परिवार से हम सामान्यतः खुद को रिलेट कर पाते हैं। ऐसी स्टोरी बताने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये नहीं होता कि आप किसी के गुणगान में ये बात कर रहे हैं। हम सामान्यतः अपने आप को कई बार अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के कारण अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हमें लगता है कि जब यार हमारे घर में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो क्या हम बड़े आदमी बन पाएंगे, या जिनके बारे में हम चर्चाएं सुनते हैं क्या वैसे व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए आपको ये प्रेरक प्रसंग सुनने चाहिए। ऐसे प्रेरक प्रसंगों में एक मूवी है जिसे आप जरूर देखें, मैं मतलब रिकमेंड करूंगा। बाकी उसके ऊपर कई प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो धीरूभाई अंबानी की ऑफिशियल बायोपिक समझी जाए तो बेहतर होगा। फिल्म का नाम है गुरु। वो भी आपको बताएगा कि एक साधारण शिक्षक का बेटा, फिल्म के अंदर किरदार ये बताएगा कि एक साधारण शिक्षक का बेटा एक दिन दुनिया में अपना नाम कैसे बड़ा कर गया। अंबानी, धीरूभाई अंबानी की कहानी कहती हुई फिल्म है बॉलीवुड की, जिसे आप समय निकालकर जरूर देखें। ये केवल आपको इतना बताने के लिए है कि जो लोग बड़े बनते हैं वो हम और आप में से ही होते हैं। जो लोग ये सोच लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो वाकई में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अपने द्वारा इस शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के एक विद्यालय में की, उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली और फिर परिवार की खराब स्थिति को देखते हुए 1978 में, अब देखना यहां जो तथ्य है, व्यक्ति पैदा कब हुआ है 1962 में, और 78 में ये गौतम अडानी पढ़ाई छोड़कर 100 रुपए लेकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ऐसे यूथ में जो बिजनेस करना चाहता है और ऐसे यूथ में जो जॉब करना चाहता है। 2 प्रकार का माइंडसेट समाज में हमारे सामने एनी टाइम रहता है। समाज में हमारे साथ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 35-40 साल की उम्र तक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी जाकर के उनका जीवन सेट होगा। और ऐसे लोग भी हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो व्यक्ति को क्लास 12th के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कह देता है कि भाई हमारे पैसे पर डिपेंडेंट मत रहना, अपने हिसाब से पैसे कमाओ, अपना खर्च चलाओ, हमसे कुछ मत मांगना। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि मैं गुजरात में, क्योंकि मेरे काफी रिलेटिव इस समय गुजरात में रहते हैं, गुजरात के बहुत से परिवारों को, ऐसा इसलिए नहीं है कि गुजरात आगे कैसे बढ़ा, मानसिकता का जो फर्क है ना, आप पहले वो देखिए। गुजरात और महाराष्ट्र का जो कल्चर है ना, उसे पहचानिए। गुजरात में हर परिवार के साथ ये नियम, लगभग मेजॉरिटी के साथ ये वैलिड होता है कि वहां परिवार के सदस्यों को पहले ही वित्तीय स्वतंत्रता सिखा दी जाती है कि बेटा अपना पैसा खुद व्यवसाय के रूप में जुड़ाइए। तरीके क्या हो सकते हैं? वहां स्टूडेंट क्लास 12th के बाद निकलते ही तरह तरह के काम में जुट जाता है। मुझे एक बार मौका मिला था, मैं जिस संस्थान के साथ पहले जुड़ा हुआ था उनके लिए पालनपुर जाने का मौका मिला था। गुजरात में है, राजस्थान से जैसे ही एंट्री होती है पालनपुर पड़ता है। वहाँ के बच्चों को मैंने देखा, पालनपुर डायमंड के काम के लिए जाना जाता है जैसे सूरत जाना जाता है। मैं अपने अनुभव इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये आंखों देखी बात है, कहीं सुनी हुई बात नहीं है। मैं वहाँ बच्चों को देखता हूँ कि वो बच्चे अपने परिवार के साथ में डायमंड का जो काम हो रहा है, काफ़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे, काफ़ी समृद्ध घरों के जो बच्चे हैं, वो डायमंड की कटिंग में परिवारजनों के साथ हाथ बटा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग पर काम करने का विचार कर रहे हैं। उस समय जब मैं गया था, उस समय सिम का बहुत ज्यादा सीजन चला था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्लास के बाद में जब समय निकल गया था तो कहीं जाकर के स्टॉल लगाकर सिम बेच रहे हैं। उनको शर्म नहीं है इस बात की कि मैं सिम बेचने का काम करूंगा क्या।
ये तो पार्ट है, शुरू कर दिया, कुछ बड़ा भी करेंगे आगे। तो ये जो तरीका था ना, जो मैंने पर्सनली फील किया, ये आपको इस कहानी में भी दिखाई देगा। और अगर आपका कोई गुजराती मित्र हो, आप उससे भी इस बात को कंफर्म करिएगा। और खुद अगर आप गुजराती हो तो कमेंट में जब सेशन खत्म हो जाए ना, तो जरूर बताना, ताकि औरों का मोटिवेशन बढ़ सके। अब क्या है ना, 1978 में गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, 100 रुपए लेकर के सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, डायमंड कंपनी में काम किया। गुजरात में बड़ा मात्रा में काम डायमंड पर काम होता है। मुंबई पहुंचकर इन्होंने डायमंड कंपनी में काम करते हुए महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी की शाखा में काम किया। यहां पे काम कर ही रहे थे, धीरे धीरे इनको जिम्मेदारियां मिल रही थी, बाजार के बदलते हुए ट्रेंड को ये समझ रहे थे। 16 साल की उम्र में जो व्यक्ति बाहर गया है उसके बारे में विचार करिए। इन्होंने करते हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और मुंबई में आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज का काम स्थापित कर दिया। अब आप कहेंगे इसमें इतना पैसा चाहिए? ब्रोकरेज में पैसा नहीं चाहिए, दलाली में, कि भाई साहब आप ले लो, मैं आपको दिलवा देता हूं, उस जगह मिलेगा, ठीक है ना। ये सबसे बिना इन्वेस्टमेंट का काम होता है। हालांकि डायमंड ब्रोकरेज में तो फिर भी हो सकता है आपको थोड़े बहुत लोग ऐसे भी चाहिए जो पैसा लगाएं, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज जो इस दुनिया का काम है ना, वो सबसे बिना पैसा लगाए वाला काम है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अब इनकी किस्मत चमकना शुरू होती है 1981 से। 62 में बॉर्न है, ये तैयारी लगा के चलिएगा। 19 साल के हुए हैं। 19 साल में हमारे यहाँ पे बच्चे जो है ना, वो बीएससी फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन बीटेक फर्स्ट ईयर में होते हैं। 1981 में जब इनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया, भाई ने कहा कि यार अपन ना सामान को लपेटने की प्लास्टिक की एक कंपनी खरीद लेते हैं। उन्होंने कंपनी खरीदी। अब प्लास्टिक की कंपनी खरीदेगा मतलब ये नहीं होता एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद ली। बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री बहुत नॉमिनल चार्ज पे लग जाती हैं, लगन वो चल नहीं पाई। इस कंपनी को उन्होंने कच्चा माल की आवश्यकता थी और वो पर्याप्त नहीं था। इसको अवसर में बदलने के लिए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स का आयात शुरू किया। आयात, आप सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप इंडिया में रहकर किसी भी क्षेत्र में रहकर विदेश से मंगा सकते हैं। आप रिसर्च करिए। आगे चल करके पीवीसी के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में इन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ी। 1985 में गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल फिर मीडियम फिर लार्ज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात शुरू कर दिया, पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू किया। 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की गई। अब सोचकर देखिए, उम्र इस समय हो चुकी है 26 साल। क्या स्थापित हो चुका है? अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में आप इसी को अडानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था। 36% जो इनकी कुल मतलब वैल्यू है उसका 36% ये है। तो अडानी एंटरप्राइज के नाम से इन्होंने शुरू किया और यह कंपनी एग्रीकल्चर पावर कमोडिटी में व्यापार करना शुरू कर दी। 1991 में देश बदल रहा था। जब आप कहते हैं ना, आप एक बार के लिए खुद प्रयास शुरू करिए। प्रयास शुरू करने पर आपके आसपास की चीजें स्वतः ही वैसे मिलने लगती हैं। हम अगर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे कि जब मुझे स्विमिंग आ जाएगी तभी जाकर के मैं पूल में उतरूंगा, ये सबसे ज्यादा मजाक है इस दुनिया का, भद्दा मजाक है। आप काम करना शुरू करिए, परिस्थितियां आपके अनुरूप बनना शुरू होती हैं। अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपके पास में वैसी ही आने लगती हैं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, याद है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाने लगी। उनके व्यवसाय के लिए जो ये तरीका था ये बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने धातुओं में, वस्त्रों में और कृषि उत्पादों में व्यापार करना शुरू किया। 1993 में गुजरात सरकार ने कहा कि मैं मुद्रा पोर्ट को चलाने के लिए किसी निजी कंपनी को रखना चाहती है। अच्छा, इस पूरे केस में आप पहले ये समझ लीजिएगा, आज के जमाने में होता क्या है, मतलब पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा ऐड किया जाता है हर चीज में। अपन इस चीज को ना इस नजरिए से ना देखें केवल आपके दिमाग में, लेकिन पैरेलली चल भी रहा होगा। उस समय सरकार किसकी हुआ करती होगी, कौन सी सरकार थी, ये आपका रिसर्च पार्ट है, आप कर लेना खुद से। मैं केवल आपको एक व्यक्ति के साथ में, अब ऐसा नहीं है भाई, अगर आपने एक चीज में किसी राजनेता को जोड़ दिया, ये जितने भी अंबानी अडानी हैं, ये किसी एक राजनेता के कारण नहीं है भाई, ये हर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देते हैं। आप इनको उठाकर देखिए, ये हर पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनकी पॉलिटिकल फंडिंग देखिए। और किसी एक के राजकाज में इनका कारोबार नहीं बढ़ा होता है। हाँ, किसी के में ज्यादा और किसी के में कम, लेकिन साहब अंबानी अडानी आज के हैं क्या? टाटा बिरला आज के हैं क्या? बिरला तो आजादी से पहले के हैं, टाटा पहले के हैं। सब सरकारों के साथ मिलके चलते हैं, यानी सरकार के साथ टैक्सेशन है, फंडिंग है, ये सब चलती रहती है। आप उन चीजों को यानी केवल एक नजरिए से आप ना देख करके आप अपॉर्चुनिटीज को देखने की तरीके देखिए। 1993 में गुजरात सरकार ने कहा कि मुद्रा पोर्ट को चलाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी की जरूरत है। अडानी ने 1995 में जाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर मैं चला लूंगा इसे। आप सोचिए, अगेन 1995, बॉर्न इन 62, यानी ये उस उम्र में है, 33 साल की उम्र में। तब हमारे देश में बहुत सारा बच्चा अभी प्रीलिम्स पास करने के लिए खड़ा होगा स्टेट पीसीएस का।
उस समय तो इन्होंने जाकर के पोर्ट के लिए पाबंदी कर ली कि सब मैं चलाऊंगा इस पोर्ट को। 1995 में अडानी ने मुद्रा बंदरगाह का परिचालन शुरू कर दिया। करीब 8000 हेक्टेयर का आज अडानी का यही मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, प्राइवेट पोर्ट है। भारत का इतना बड़ा प्राइवेट पोर्ट है कि इस प्राइवेट पोर्ट से भारत का लगभग 1/4 माल जो है ना वो उतरता है, पूरे भारत का 1/4 माल, और ये पूरी तरह अडानी के द्वारा ऑपरेटेड है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह अडानी ग्रुप के द्वारा अब मेंटेन किए जाते हैं। कोयले से चलने वाले यहां पर विशाल बिजली स्टेशन हैं, विशेष आर्थिक जोन है। आर्थिक जोन का लाभ क्या हुआ? जब आप पोर्ट चलाओगे तो आपको क्या सरकार रिटर्न में क्या देगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पोर्ट चलाया तो आप पोर्ट चलाकर सरकार को तो कमा के दोगे, लेकिन आपको क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, यानी आप जो प्रमोटर हैं, जिसने इस कंपनी को शुरू किया है, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो इसका बहुत ज्यादा फायदा इन्हें मिला, और इन्हें फायदा मिला तो इसका लाभ उठाते हुए इन्होंने सीधा जो काम किया वो क्या? अडानी पोर्ट के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाया, और अपने काम को आगे बढ़ाते हुए 1996 में इन्होंने अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। नए क्षेत्र के रूप में नए व्यवसाय तलाशे, और धीरे धीरे इन्होंने निजी ताप विद्युत संयंत्र चलाने शुरू किए, और अडानी पोर्ट से ही निजी ताप यानी कोयला मंगाते, कोयले पे टैक्सेशन में राहत हुई, और जब कोयले पे टैक्सेशन में राहत हुई तो 4620 मेगावाट का क्षमता का पावर प्लांट विकसित किया। 2006 से 12 तक इन्होंने देश के दूसरे राज्यों से बिजली जो बन रही थी उसका कारोबार बढ़ाया। 2020 में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के अंदर इन्होंने काम शुरू किए। कहते हैं 6 मिलियन की बोली लगाई गई इनकी परियोजनाओं के द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली के अंदर। फिर तो जो आगे हुआ वो आपके सामने है, कितनी बिजली, कितना सब कुछ, ये सब इन्होंने पैदा कर दिया। राशन के कारोबार में इन्होंने 1999 में हाथ रखा। बाय द वे, जो लोग मोदी मोदी ध्यान रखते हैं उनको मैं बता दूं, मोदी राजनीति में 2001 में एंट्री किए थे। उससे पहले की जो चीजें हैं ना, पहले आप उन्हें भी देखिए। 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री नाम से ग्रुप विलमार को अपने साथ मिला लिया। आज वही अडानी विलमार कंपनी है जिसे आप फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल के लिए जानते हैं। जो फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल है, जो इनके कुल प्रोडक्शन का लगभग 26% इनकी वैल्यू का जो बनाकर रखती है ना, वो अडानी विलमर है। अडानी विलमार ने फिर कोहिनूर राइस ब्रांड को आज कवर कर लिया है, तो आज कोहिनूर जो चावल खाते हैं वो भी इसी का ही है। 2005 में फिर उन्होंने एक काम और शुरू किया, और वो काम क्या था? एफसीआई के साथ मिलकर के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के देश के अंदर बड़े बड़े साइलोज बनाने शुरू किए। साइलोज का मतलब जैसे एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं ना, ऐसे गोडाउन्स बनाने शुरू किए, और उसमें अनाज का भंडारण शुरू किया, यानी अनाज खरीदा और अनाज खरीद के इसके अंदर स्टोर किया। 20 साल के अंदर इनके पास में ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट स्थापित हो गए अडानी ग्रुप के द्वारा, जिन साइलोज में पूरे भारत से गेहूं मंगाकर रखा जाता था। पूरी तरह से अपडेटेड सारे गोडाउन एफसीआई के इन्होंने बना लिए। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर के इन्होंने इस काम को किया। खाद्य निगम का 5.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश सरकार का इसके अंदर रखा जाना शुरू हुआ। ये साइलोज कुछ इस प्रकार के बने हुए गोडाउन्स थे, जिनके अंदर गोडाउन में अनाज रखा जाता था लंबे समय की सुरक्षा के लिए। यहीं से लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद की रेलवे लाइन तक पर्सनल डाल दी, ताकि पोर्ट तक पहुंचाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कनेक्टिविटी, इस पर प्रयास किया गया। बात करते हैं कोयला उद्योग में। कोयला के लिए तो हमने ऑस्ट्रेलिया की काफी खबरें आपको पढ़ाई हैं। 12,147 करोड़ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी खरीदी, जिसका काफी विरोध भी हुआ। यहां पर गैली बेस्ड क्वीन आइलैंड मौजूद है, और वहां पर इन्होंने इतने बिलियन टन के खनिज भंडार और इतने मिलियन का कोयला पैदा करने की क्षमताएं विकसित कर ली। इंडोनेशिया के अंदर जाकर तेल, गैस, कोयला जैसी प्राकृतिक संसाधन की आधारभूत सुविधाओं को परचेज कर लिया। 2010 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा के अंदर कोयले की ढुलाई के $1.5 अरब की पूंजी निवेश की घोषणा की। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने कारोबार को, जो कि कभी 2002 में 76.5 करोड़ का था, वो 2014 में बढ़कर $10 अरब का हो गया था। 2014 वही टाइम जिसको पीएम मोदी से आप जोड़ते हैं, उस समय तक इनका कारोबार ऑलरेडी $10 अरब का था। 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना के लिए रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शुरू की। 2019 में इन्होंने हवाई अड्डा क्षेत्र में प्रवेश किया। 2014 के बाद तो फिर लॉटरी ही लग गई। 30 कंपनियां इनके द्वारा 2014 के द्वारा मर्ज की गई हैं या ओपन की गई हैं। 2019 में अडानी समूह ने हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, यानी कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।
अभी अडानी के पास में 6 हवाई अड्डे हैं जिनके पास 5 साल का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। भारत का जो सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई का, उस पर इनकी 74% भागीदारी है मुंबई एयरपोर्ट की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है। 1997 में जिस समय ये उभरते हुए व्यवसायी थे, इनका अपहरण हो गया था। और जब इनका अपहरण हुआ तो उस समय ये उद्यमी के रूप में बन के उठ ही रहे थे। तो उस समय गौतम अडानी का अपहरण हुआ और अपहर्ताओं ने इन्हें छोड़ने के लिए 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने हालांकि इस मामले में जनवरी 1998 में चार्जशीट फाइल भी की, लेकिन अडानी के बारे में कहा जाता है कि इनको जब अपहरण किया गया था उस समय एक स्कूटर ने जबरन उनकी गाड़ी को रुकवाया था। बहुत से लोगों में से उस वैन से उतरकर आए, दोनों को किडनैप कर लिया, क्योंकि एक और कारोबारी थे इनके साथ जिनका नाम शांतिलाल पटेल है। किसी अनजान जगह पर ले गए और फिरौती की भारी भरकम रकम लेकर के इन्हें छोड़ा गया था। यानी इनका अपहरण भी हुआ था और फिरौती देकर के ये छूटे भी थे। और उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उल रहमान फजलू का नाम इस काम के लिए निकल कर आया था। इतना ही नहीं, इनके साथ में एक किस्सा और जुड़ा है जब आतंकियों ने इन्हें बंधक बना लिया था। यह कहानी कब की है? वर्ष 2008 में जब भारत का एक बहुत ही भीषण त्रासदी 26/11 का हमला मुंबई की ताज होटल में हुआ था। उस समय आप ताज में बैठ करके डिनर कर रहे थे। ये यहां बैठ करके वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट के अंदर दुबई पोर्ट के एक सीईओ थे मोहम्मद शराफ, उनके साथ खाना खा रहे थे और अचानक वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मौत को 15 फीट की दूरी से देखा है, क्योंकि वहां पर अंधाधुंध गोलियां ताज होटल के अंदर आतंकियों के द्वारा 26/11 के हमले में चलाई जा रही थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस किस परिस्थिति के कारण कैसी कैसी चीजों तक पहुंचता है। सब चीजें एक साथ चल रही होती हैं। अडानी से जुड़े हुए जो सबसे बड़े विवाद हैं, उनमें विवाद है गुजरात सरकार पर, जिसके ऊपर आरोप है कि अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े मुंद्रा पोर्ट के लिए कौड़ियों के भाव में जमीन दी गई थी। 2010 में फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह कहा था कि गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 6000 मजदूरों की कथित रूप से बदहाली हो रही है। और भी विवाद जुड़े हैं। 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात में कथित तौर पर $1 अरब की ज्यादा रेट बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के करमाइकल कोयला खदान में अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली। इसे अडानी समूह की काफी विरोध का सामना करना पड़ा। हमने काफी सेशन इसके ऊपर किए हुए हैं। अडानी जी का नाम हो और मोदी जी का नाम ना हो, यह संभव कैसे है? तो मोदी जी के साथ में इनकी क्या कहानी है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की करीबी 2002 से ही दिखनी शुरू हो गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात में तब सांप्रदायिक दंगे हुए और उस समय व्यापार जगत की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे आप CII के नाम से जानते हैं, उस समय के उद्योगपतियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो दंगों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। इस कारण मोदी की आलोचना होने शुरू हुई। और जब मोदी की आलोचना होनी शुरू हुई तो उद्योगपतियों ने आलोचना शुरू की। उस समय कहते हैं कि ये उद्योगपतियों के खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। कौन? अडानी। और इन्होंने ये चुनौती दे दी थी उद्योगपतियों को कि यदि तुम लोग रास्ते पर नहीं आए तो मैं अलग से नया CII बना दूंगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बना दूंगा। और उसके बाद में यहां पर क्या होता है, मोदी चाहते थे कि गुजरात को पसंदीदा ठिकाने के रूप में पेश किया जाए गुजरात को, कि यहां पर निवेशक आए, इन्वेस्टर आए। तो इन्होंने उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन्होंने उद्योगपतियों को यह कह दिया था कि यदि तुम लोग नहीं माने तो मैं इसके एक समानांतर संस्था खड़ी कर दूंगा। एक और वाकया हुआ जिससे कि यह चीज प्रूवन हुई कि आप मोदी का किस तरह से समर्थन करते रहे। 2013 की घटना बताते हैं। अमेरिका के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक कार्यक्रम के अंदर, गुजरात के दंगे मोदी जी का साथ नहीं छोड़े हैं, एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। उस वार्टन स्कूल के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा था, वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर, उस कार्यक्रम का प्रचारक यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो देने वाली संस्था थी, उसमें अडानी का नाम भी था। लेकिन उस संस्था के इस प्रचार कार्यक्रम में लोगों के द्वारा मोदी के आगमन का विरोध किया गया।
कि ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति को ना बुलाया जाए। शिक्षकों और छात्रों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के रूप में हटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि गौतम अडानी ने उसको दिए जा रहे वित्तीय, क्योंकि मुख्य प्रायोजक थे अडानी उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने वित्तीय सहायता वहां से वापस ले ली थी। जब आपने प्रधानमंत्री के साथ दो महत्वपूर्ण इंसिडेंट पर खड़े होने का काम किया, तो रिटर्न ऑफ फेवर हुआ हो या ना हुआ हो, जानने वाले तो लगेगा ही, जानने वालों को तो लगेगा ही। अब बाकी आपकी क्या राय है वो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कहानी ने अपने आप में इतनी सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं कि आप उन पर बैठकर दिन भर चिंतन और मनन कर सकते हैं। मैंने तो ये कहानी शुरू की थी एक 100 रुपए लेकर घर से निकले बच्चे की कहानी से, जो कि भारत के अंदर नहीं, एशिया के अंदर सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो चुका है। मात्र 60 साल की उम्र में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक धनी व्यक्ति बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। हालांकि अपने सामाजिक कार्यों के कारण भी काफी चर्चा में रहे हैं, बिगेस्ट डोनर के रूप में भी चर्चा में रहे हैं, काफी सारे पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। वो सब बातें फिलहाल के लिए सीमित हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बातें बाजार की पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने आपके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया है बातें बाजार की, जिसपे इस कंटेंट